आज हमारा टॉपिक है सजीवों की सबसे आधारभूत इकाई जिसको कहते हैं कोशिका। तो कोशिका अर्थात सेल या द सेल। ये जो कोशिका शब्द है ये कहाँ से है? ये एक लैटिन वर्ड है सेला। उस सेला से ये लिया गया है। इस सेला का अर्थ होता है स्मॉल रूम या छोटा कक्ष। तो एक छोटी सी कक्ष जैसी संरचना हो तो हम उसको सेल कह देते हैं। जैसे कई कई जैसे बिल्डिंग्स होती है तो उसमें कई बार ये लिखा होता है सेल 1, सेल 2, सेल 3। तो एक छोटे कक्ष या रूम को हम सेल या सेला कह देते हैं। जिस तरह से एक मान लीजिए ईंटों से बनी हुई बिल्डिंग है और उनमें बहुत सारी ईंटें मिल मिलकर पूरी बिल्डिंग का निर्माण कर देती है, उसी तरीके से एक सेल उस तरह की बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर या सेल से मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण कर देती है। उस तरह से हमारा फर्श है जो बहुत सारी टाइल्स का बना होता है, उनमें से हम एक टाइल्स को एक सेल मान सकते हैं। ईंटों की दीवार में एक ईंट को अपन सेल मान सकते हैं, या एक मान लीजिए मोतियों की माला में एक मोती को हम एक सेल मान लें। तो इसका मतलब ये एक उस छोटी से छोटी संरचना हो गई जो मिल मिल के उससे बड़ी संरचना का निर्माण करेगी। इस तरह से चलते हैं इसकी परिभाषा पर। तो परिभाषा क्या है इसकी? सजीव या जीव के शरीर की संरचनात्मक, जो संरचना बनाए, क्रियात्मक, जो सभी क्रियाएं भी करे, और सबसे आधारभूत इकाई होती है उसको हम कोशिका कहते हैं। अतः सजीवों के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक आधारभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ये सभी सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक जैविक इकाई होती है। कोशिका को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। जैसे एक लाइफ की बिल्डिंग है तो उसको एक ब्लॉक को हम एक कोशिका मान सकते हैं, तो इस कारण इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। जैसे सेल की बात करें अपन कोशिका, तो जैसे कोशिका है, ये कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक मिलकर अंग बनते हैं, अंग मिलकर तंत्र बनते हैं, और तंत्र मिलकर एक पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो आप देखिए पूरा शरीर है वो कहाँ से शुरू हुआ है? एक कोशिका से शुरू हुआ है। तो ये हमारे शरीर की एक यानी सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है, एक संरचना है जिसके द्वारा हमारे पूरे शरीर का निर्माण कर दिया जाता है। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो इसके लिए विज्ञान की शाखा है साइटोलॉजी, या इसको कहते हैं सेलुलर बायोलॉजी या सेल बायोलॉजी। साइटोबायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी थी, साइटो और लॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो सेल का अध्ययन क्या हो गया? साइटोलॉजी। इसी तरह से सेलुलर बायोलॉजी, ऐसी बायोलॉजी जिसमें सेल का अध्ययन किया जाता है। सेल बायोलॉजी जिसमें सेल का अध्ययन किया जाता है। तो ये शाखाएं हमारी सेल का संरचना और उसके कार्य का अध्ययन करती है। तो ये विज्ञान की शाखाओं में अपन इन सेल को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन सेल की खोज या डिस्कवरी कैसी हुई? तो 1665 में इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक हुए हैं रॉबर्ट हुक ने क्या किया? एक सूक्ष्मदर्शी लिया और उसकी सहायता से उन्होंने कॉर्क, जिसको स्पेनिश ओक भी कहते हैं या इसका वैज्ञानिक नाम क्यूरकस सुबर है, इसके मृत छाल के टुकड़ों को लिया और उस टुकड़े का एक छोटा सा काट लिया, और उस काट को सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड पर लेकर उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उनको मधुमक्खी के समान उनको कोष्ठ दिखाई दिए। इस तरह से इनको बहुत सारे कोष्ठ दिखाई दिए। तो इन कोष्ठकों को इन्होंने क्या नाम दिया? सेलुला नाम दे दिया। और फिर ये सेलुला शब्द ही किस में रूपांतरित हो गया? सेल में। इसी को सेल कहा जाने लगा। रॉबर्ट हुक ने जिस संरचना को देखा था वो वास्तव में देखे तो एक कोशिका भित्ति थी, क्योंकि कोर्क कोशिका भित्ति का ही पार्ट है। तो कोशिका भित्ति को उन्होंने देखा था। रॉबर्ट हुक ने इस सारी बातों का वर्णन अपनी एक बुक थी जिसको कहते हैं
ग्राफिया में इसका वर्णन किया 1960 में और इसका प्रकाशन कर दिया माइक्रोग्राफिया में। क्योंकि सेल की सबसे पहले खोज, कोशिका की सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, इस कारण इनको फादर्स ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक कौन है? फादर्स ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के पिता। फादर्स ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी एक सीपी स्वानसन वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने भी साइटोलॉजी में काफ़ी काम किया है, तो इनको फादर्स ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहते हैं। हमारे भारत के वैज्ञानिक थे अरुण कुमार शर्मा, इन्होंने हमारे भारतीय कोशिका विज्ञान पर काम किया है, इस कारण फादर्स ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहते हैं अपन? अरुण कुमार शर्मा या A.K. शर्मा जी को अपन कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी तो वास्तव में कोशिका भित्ति थी और वो एक मृत सेल थी, तो उन्होंने जीवित कोशिका को नहीं देखा था। तो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हुए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखने का श्रेय जाता है। तो जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने नहीं देखा था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। इन्होंने एक तालाब में, एक पॉन्ड में स्पायरोगायरा नामक शैवाल को इन्होंने देखा था और बैक्टीरिया को भी देखा। तो बैक्टीरिया को इन्होंने दांत पर जो मेल होता है, खुरचन होती है, उसमें देखा तो उनको बैक्टीरिया मिला। तो लीवेनहॉक ने प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, आरबीसी, स्पर्म, इन शुक्राणु, इन सभी को देखा था और इनके सबसे पहले इन सभी संरचनाओं को इन्होंने लीवेनहॉक ने देखा था और इन सभी संरचनाओं को उन्होंने एनिमलक्यूल नाम दिया। एनिमलक्यूल का मतलब होता है टिन्नी एनिमल या छोटे प्राणी, छोटे प्राणी। तो पहली बार एनिमलक्यूल शब्द का इस्तेमाल लीवेनहॉक ने ही किया था। क्योंकि जैसे इन्होंने जीवाणु की भी खोज कर दी थी, तो सूक्ष्म जीव होते हैं, तो फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम किसे कहते हैं? लीवेनहॉक को ही कहते हैं, लीवेनहॉक को कहते हैं। चलते हैं इसके आकार और आकृति पर। देखिए आकार, साइज, कोशिका का आकार बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, किसी में बड़ी होती है, किसी में छोटी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका, कुछ इसके महत्वपूर्ण अपन कोशिका के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये एक प्रोक्रिएट कोशिका होती है, प्रोकैरियोट कोशिका होती है, जो कि सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका ये शुतुरमुर्ग का अंडा है, जो कि एक यूकेरियोट कोशिका है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। इसका 1 से 1.5 किलो भी इसके अंडे का वजन होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। कुछ और महत्वपूर्ण ले लेते हैं। सबसे बड़ी एक कोशिकीय यूकेरियोट पादप कोशिका सबसे बड़ी है, एक ही कोशिका से बनी है और यूकेरियोट पादप कोशिका है, उसका नाम है एस्टेबुलेरिया। ये बहुत बड़े बड़े शैवाल होते हैं। सबसे छोटी एक कोशिकीय यूकेरियोट पादप कोशिका सबसे छोटी है और वो भी एक कोशिकीय यूकेरियोट पादप कोशिका है, तो वो क्लेमाइडोमोना शैवाल है। सबसे लंबी पादप कोशिका की बात करें, सबसे लंबी पादप कोशिका की, तो वो है बोहमेरिया नीविया के तंतु, या इसे रेमी के तंतु भी कहते हैं। ये रेमी के तंतु इसके फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर होते हैं। बोहमेरिया नीविया को चाइनीज ग्रास या चीनी घास भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसको चीन में ही बोया गया था। सबसे बड़ी एक कोशिकीय यूकेरियोट जंतु कोशिका की बात करते हैं, तो एक कोशिकीय यूकेरियोट जंतु कोशिका सबसे बड़ी है, वो अमीबा है। और अमीबा होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का सदस्य है। सबसे छोटी एक कोशिकीय यूकेरियोट जंतु कोशिका, ये भी एक प्रोटोजोआ है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये अपने मलेरिया का रोग कारक है, मलेरिया का रोग कारक प्लाज्मोडियम, ये सबसे छोटी एक कोशिकीय यूकेरियोट जंतु कोशिका का उदाहरण है। सबसे आधे या प्रिमिटिव या ओल्डेस्ट जीवित कोशिका है, वो जीवाणु है। जीवाणु बहुत पहले आ गया था और ये भी एक प्रोकैरियोट कोशिका का उदाहरण है। कुछ मनुष्य की बात कर लेते हैं, तो मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, सबसे लंबी कोशिका है वो हमारे तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। ये
90 सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक भी ये लंबी हो सकती है। मानव की बात करें तो इसकी सबसे छोटी कोशिका है आरबीसी। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मेल के जो शुक्राणु होते हैं उनको भी छोटी कोशिका मानते हैं, और कुछ वैज्ञानिक अनुमस्तिष्क में एक ग्रेन्यूल सेल होती है, ग्रेन्यूल सेल, उसको भी छोटी कोशिका मानते हैं। लेकिन अब एक ह्यूमन की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका आरबी मानी जाती है। मनुष्य की या सबसे बड़ी कोशिका की बात करें अपन पूरे मानव जाति में, तो वो सबसे बड़ी कोशिका वो है एग ओव फीमेल, यानी फीमेल का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। तो इस तरह से ये हमारी कोशिकाएं थी। कोशिका की बात करते हैं आकार के बारे में। तो आकार कोई निश्चित आकार नहीं है। कोशिका गोलाकार भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है, इसके अलावा बहुभुजी भी हो सकती है या त्रिभुजाकार भी हो सकती है। मतलब इसका कोई फिक्स आकार नहीं है। तो अलग अलग आकृति की आकार में कई तरह की विविधताएं होती है। तो आकार अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कोशिका का महत्वपूर्ण टॉपिक, कोशिका सिद्धांत।